नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम जुड़ चुके हैं अपने हिंदी साहित्य में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं, तो आज हम आपके लिए छायावादी जो कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, उनसे संबंधित उनके जीवन परिचय पर आधारित यह वीडियो लाए हैं। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसको ग्रहण करें। दोस्तों, इसमें हम महादेवी वर्मा का संपूर्ण साहित्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे महादेवी वर्मा के। तो श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। महादेवी वर्मा के नाना ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे और इसी कारण से महादेवी वर्मा को भी बचपन से कविता लिखने की रुचि उत्पन्न हो गई। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और साथ ही उन्हें चित्रकला व संगीत की शिक्षा भी प्रदान की गई। इनकी माताजी भी संस्कृत और हिंदी की अच्छी जानकार थी। उन्होंने ही इनको सूरदास और तुलसीदास, मीरा का साहित्य पढ़ाया था। इन सब के प्रभाव से ही महादेवी वर्मा मात्र 7 वर्ष की आयु में ही कविताएं लिखने लगी थी। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, अपने नोट्स में लिखना है इनको। चलिए एक बार और इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद था और माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। महादेवी वर्मा के नाना ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। इसी कारण से महादेवी वर्मा जो है बचपन से ही उनको कविता लिखने की रुचि उत्पन्न हो गई थी। और इनकी माताजी भी संस्कृत और हिंदी की अच्छी जानकार थी। उन्होंने ही इनको सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ाया था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। दोस्तों, यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। और बचपन से ही इनको कविता लिखने की रुचि थी, इसी कारण यह 7 वर्ष की अल्पायु में ही कविताएं लिखने लगी थी। दोस्तों, यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं और अपने नोट्स में ये सारी जानकारी लिखनी है। दोस्तों, ठीक है, चलिए और जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। तो अब हम इनकी जो शिक्षा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो 6ठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया। जब इनकी 9 वर्ष की अल्पायु थी, 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया। इससे इनकी शिक्षा का जो क्रम था वह टूट गया, किंतु इन्होंने पुनः दोबारा से अपनी शिक्षा प्रारंभ की और वर्ष 1920 में महादेवी वर्मा ने प्रथम श्रेणी से मिडिल की परीक्षा पास की। 1924 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे प्रांत में प्रथम श्रेणी में अपनी परीक्षा पास की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। वर्ष 1926 में इंटर की परीक्षा और 1928 ईस्वी में बीए की परीक्षा और 1933 में महादेवी वर्मा ने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए इन्होंने संस्कृत से किया था। उसके बाद इनका विद्यार्थी जीवन सफल हुआ। ये जो इस पत्रकार, दोस्तों ये पत्रकार नहीं है, यह टाइपिंग करते हुए गलत हो गया है, इसको ठीक कर लेना आप। यहाँ आएगा कि इस प्रकार इनका विद्यार्थी जीवन सफल हुआ। इस प्रकार
ठीक है, तो यह आप ठीक कर लेना। चलिए एक बार और देखते हैं इसको। तो छठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया। इससे इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया, किंतु इन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और दोबारा से अपनी शिक्षा प्रारंभ कर दी और 1920 में महादेवी वर्मा ने प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा पास की और 1924 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पूरे प्रांत में प्रथम श्रेणी में पास की और छात्रवृत्ति भी इन्होंने प्राप्त की। 1933 में महादेवी वर्मा ने संस्कृत से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इस प्रकार इनका विद्यार्थी जीवन जो है बहुत ही सफल हुआ दोस्तों। इसके बाद इन्होंने जब संस्कृत से एमए किया तो उसके बाद इन्होंने अपना विश्वविद्यालय में, महिला विश्वविद्यालय में नौकरी भी की थी दोस्तों। तो चलिए, तो महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाएं चांद में प्रकाशित होने के लिए भेजी। ये चांद एक पत्रिका थी जिसमें महादेवी वर्मा ने अपनी जो रचनाएं थीं वो प्रकाशित होने के लिए भेजी और फिर इनकी रचनाओं को एक अच्छा काव्य माना जाने लगा। इसके बाद यह काव्य साधना में लीन हो गई। एमए की परीक्षा पास करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में भी काम किया और महादेवी वर्मा की मेहनत से इस विद्यालय ने खूब तरक्की की और वर्ष 1935 में महिलाओं की संपादिका के रूप में इन्होंने काम किया दोस्तों। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वह चांद में प्रकाशित हैं, यानी चांद जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हैं और इसके बाद यह काव्य साधना में लीन हो गई। एमए की परीक्षा पास करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में काम किया इन्होंने और फिर महादेवी वर्मा की मेहनत से इस विश्वविद्यालय ने खूब तरक्की की और वर्ष 1932 में महिलाओं की संपादिका के रूप में भी इन्होंने काम किया दोस्तों। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है, अपने नोट्स में लिखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करेंगे और इसमें हम इनको जो पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो महादेवी वर्मा ने 1934 ईस्वी में नीरज पर 500 रुपये का पुरस्कार जीता। तो 1934 ईस्वी में जो नीरज इनकी रचना है उस पर 500 रुपये का पुरस्कार इन्होंने जीता। फिर 1944 ईस्वी में आधुनिक कवि और निहार पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी इन्होंने जीता दोस्तों। चलिए आगे, भाषा साहित्य, संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त उनकी रुचि दर्शन शास्त्र के प्रति भी रही। महादेवी वर्मा की भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से तथा वर्ष 1928 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें भारतेंदु पुरस्कार प्रदान किया गया और वर्ष 1982 ईस्वी में काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको सम्मानित किया गया। तो यह सारे पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको याद रखने हैं। तो चलिए एक बार और अध्ययन कर लेते हैं इसका कि महादेवी वर्मा ने 1934 ईस्वी में जो नीरज इनकी रचना है उस पर 500 रुपये का पुरस्कार जीता। उसके बाद 1944 में आधुनिक कवि और निहार पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी इन्होंने जीता दोस्तों। भाषा साहित्य, संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त उनकी रुचि दर्शन शास्त्र के प्रति भी रही और महादेवी वर्मा की भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से तथा वर्ष 1928 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनको भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें भारतेंदु पुरस्कार प्रदान किया गया और वर्ष 1982 ईस्वी में काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। यह सारी बात आपको याद रखनी है। तो एक बात और बीच में कहना चाहूँगा दोस्तों
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें दोस्तों। वीडियो पर व्यू और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करें दोस्तों। चलिए अब अगले इनके पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे और क्या क्या इनको पुरस्कार मिले हैं। अब हम इनके काव्य साधना पर चर्चा करेंगे कि इनका काव्य में जो स्थान रहा है, इनका योगदान रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री हैं। छायावाद आधुनिक काव्य की एक शैली है, यानी ये जो छायावाद है यह आधुनिक काव्य की एक शैली है जिसके अंतर्गत विविध सौंदर्यपूर्ण अंगों पर चेतन सत्ता का आरोप कर उनका मानवीकरण किया जाता है। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में कल्पना के आधार पर प्राकृतिक का मानवीकरण कर उसे एक विशेष भाव, समृद्धि और कार्यों से विभूषित किया है। इसलिए महादेवी वर्मा जी के साधनों में छायावाद की विभिन्न भावगत और कलागत विशेषताएं मिलती हैं। महादेवी वर्मा की मूल भावना वेदना भाव है, लेकिन जीवन में वेदना भाव की उपज दो कारणों से होती है। पहली जो है जीवन में किसी अभाव के कारण, और दूसरी दूसरों के कष्टों से प्रभावित होने के कारण। यानी जो वेदना भाव की उपज है वह दो कारणों से ही उत्पन्न होती है दोस्तों। पहला है जीवन में किसी अभाव के कारण, यानी जीवन में जब किसी चीज़ की कमी होती है, और दूसरा दूसरों के कष्टों से प्रभावित होने के कारण, यानी दूसरों के कष्टों को देखकर जो हमको अनुभव होता है उसके कारण। ठीक है, चलिए एक बार और इसका अध्ययन करते हैं। तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री हैं। छायावाद आधुनिक काव्य की एक शैली है जिसके अंतर्गत विविध सौंदर्यपूर्ण अंगों पर चेतना सत्ता का आरोप कर उनका मानकीकरण किया जाता है। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में कल्पना के आधार पर प्राकृतिक का मानकीकरण कर उसे एक विशेष भाव, समृद्धि और कार्यों से विभूषित किया है। इसलिए महादेवी वर्मा जी के साधनों में काव्य की विभिन्न भावगत और कलागत विशेषताएं मिलती हैं। महादेवी वर्मा की मूल भावना वेदना भाव है, यानी महादेवी वर्मा की मूल भावना जो है वेदना भाव है, लेकिन जीवन में वेदना भाव की उपज दो कारणों से होती है। पहली चीवन में किसी अभाव के कारण, दूसरी है दूसरों के कष्टों से प्रभावित होने के कारण। दोस्तों चलिए दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। चलिए, तो काव्य में व्यक्तिगत वेदना की अपेक्षा सामाजिक वेदना को विशेष महत्व दिया गया है। काव्य में महादेवी वर्मा की वेदना का मूल कारण है चिर वियोग, जिसने अलौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक धारण कर लिया है। महादेवी वर्मा मूलतः रहस्यवादी कवि या कवित्री हैं, परंतु महादेवी वर्मा का रहस्यवाद मीरा कबीर आदि की भांति साधनात्मक न होकर भावात्मक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मधुर भाव को प्रमुख स्थान दिया है। मधुर भाव से ओतप्रोत उनकी रहस्यवादी रचनाएं हिंदी काव्य की अमूल्य निधि हैं। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हिंदी साहित्य के लिए उनकी तरफ से दी गई एक अमूल भेंट है। दोस्तों यह सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इनको अपने नोट्स में भी आप लिखना और इनको दोस्तों याद करना आप, क्योंकि यह सारी बातें हमारे जीवन में उपयोगी हैं, हमारी परीक्षाओं में उपयोगी हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि साथ साथ इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें या इसको आप अपनी नोट्स बुक में लिखते रहें दोस्तों, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप कुछ समय के बाद यह सारी बातें भूल जाओगे। तो याद करने के दो उपाय हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोट्स में
यह सारी जानकारियाँ आप लिख लें दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तो अगला बिंदु हमारे सामने आ चुका है। अब हम इनकी भाषा शैली पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इनकी रचनाओं पर ध्यान देंगे, इनकी रचनाओं का वर्णन करेंगे दोस्तों। तो भाषा शैली क्या है इनकी? तो महादेवी वर्मा का संपूर्ण काव्य जो है वह गीति काव्य है। यानी महादेवी का जो संपूर्ण काव्य है वह गीति काव्य है। उन्होंने प्रगति शैली का अत्यंत व्यापक स्तर पर प्रयोग किया है। महादेवी जी की प्रगति शैली अत्यंत सफल है। उनका काव्य भावपरक और अनुभूति प्रदान है, इसलिए उसमें सरसता और रोचकता और जीवंतता है। महादेवी वर्मा की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। यह आपको याद रखना है क्या कि जो महादेवी की जो भाषा है वह खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के सरल और तत्सम शब्दों का मेल होता है, पर इन शब्दों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक ढंग से होने के कारण उनमें प्रसाद और माधुरी गुणों का समावेश परिलक्षित होता है दोस्तों। कहीं कहीं में अपनी रचनाओं में सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग हुआ है दोस्तों। यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए एक बार और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो महादेवी वर्मा का संपूर्ण काव्य कैसा है? गीति काव्य है। उन्होंने प्रगति शैली का अत्यंत व्यापक स्तर पर प्रयोग किया है। महादेवी जी की प्रगति शैली अत्यंत सफल है। उनका काव्य भाव परक और अनुभूति प्रदान है, इसलिए उसमें सरसता, रोचकता और जीवंतता है। महादेवी वर्मा की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के सरल और तत्सम शब्दों का भी मेल होता है, पर इन शब्दों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक ढंग से होने के कारण उनमें प्रसाद और माधुर्य गुणों का समावेश परिलक्षित होता है दोस्तों। चलिए अब इनकी रचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा जी के गद्य पद्य दोनों में रचनाएं की। यानी महादेवी वर्मा जी ने गद्य काव्य और पद्य काव्य दोनों में ही रचनाएं की दोस्तों। तो जो इनके काव्य ग्रंथ हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो जो पहली जो रचना है इनकी निहार, ये सारी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हमने महत्वपूर्ण रचनाएं ही इनकी ली हैं, ठीक है। तो निहार जो रचना है इनकी 1930 में यह प्रकाशित हुई। यह आपको याद रखना है क्या कि निहार जो रचना है 1930 में प्रकाशित हुई। और नंबर 2 है रश्मि जो रचना है 1932 में प्रकाशित हुई। नंबर 3 रचना है नीरजा, जिसकी रचना 1934 ईस्वी में हुई दोस्तों। फिर नंबर 4 है संध्या गीत, जिसकी रचना 1936 में हुई। और 5वीं है यामा, जिसकी रचना 1940 में हुई। और 6ठी नंबर है दीप शिखा, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई, ठीक है। यह सारी रचनाएं आपको याद रखनी हैं। तो एक बार और इसको देख लेते हैं। तो 1930 ईस्वी में निहार प्रकाशित हुई। 1932 में रश्मि प्रकाशित हुई। 1934 में नीरजा और 1936 में संध्या गीत और 1940 में यामा और दीप शिखा 1942 में प्रकाशित हुई। और आधुनिक कविता और संधिनी 2 रचनाएं भी इनकी हैं। चलिए अगली रचनाओं पर चर्चा करते हैं। तो काव्य ग्रंथ हमने इनका अध्ययन कर लिया है। अब हम गद्य ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। तो गद्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहला है अतीत के चलचित्र। स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुई। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुई। फिर है श्रृंगार की कड़ियाँ, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 1942 में। श्रृंगार की कड़ियाँ और महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 1942 में प्रकाशित हुआ। फिर है पथ के साथी 1956। और यह जो
पथ के साथ ही 1956 में जो प्रकाशित हुआ, इसमें 92 पृष्ठों का गद्य ग्रंथ है, यह आपको याद रखना है। और इसको विद्वान रेखा चित्र मानते हैं, यह आपको याद रखना है क्या कि अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुई। श्रृंगार की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य 1942 में, और पथ के साथ ही 1956 में, जिसमें 52 पृष्ठ का यह गद्य ग्रंथ है और इसको विद्वान रेखा चित्र मानते हैं। ठीक है, इनकी जो कहानी है, कहानी गिल्लू है, यह बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। गिल्लू कई परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो यह भी आपको याद रखना है। फिर है कविता, तो कविता कौन कौन सी है? ठाकुर जी भोले हैं, और दूसरी है आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ये दोनों जो कविताएं हैं इनकी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। कविता कौन कौन सी? ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये दोनों कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखनी है। और नीचे आइए, निबंध संग्रह पर कौन कौन से हैं इनके, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो साहित्य की आस्था 1962 ईस्वी, और संकल्पिता 1969, और भारतीय संस्कृति के स्वर एक ललित निबंधों का संग्रह है, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो गद्य ग्रंथ कौन कौन से? अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुई। श्रृंगार की कड़ियाँ महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 1942 में। पथ के साथ ही 1956 में, जो कि 52 पृष्ठों का गद्य ग्रंथ है, इसको विद्वान रेखा चित्र मानते हैं। कहानी है इनकी गिल्लू, बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है। फिर है कविता, तो कविता दो हैं इनकी, कौन कौन सी? ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये दोनों कहानियाँ आपको याद रखनी है। फिर है निबंध संग्रह, तो निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? साहित्य की आस्था 1962, और संकल्पिता 1969 ईस्वी, और भारतीय संस्कृति के स्वर एक ललित निबंधों का संग्रह है। ये जो भारतीय संस्कृति के स्वर हैं, यह क्या है? ललित निबंधों का संग्रह है। इसमें कई निबंध इनके प्रकाशित हुए हैं, किसमें? भारतीय संस्कृति के स्वर में, तो यह आपको याद रखना है। अब हम इनकी मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे कि महादेवी की मृत्यु जो है किस सन में हुई और कहाँ पे हुई, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में हुआ था। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की प्रख्यात कवित्री, स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महान महिला थी। यह आपको याद रखना है क्या कि महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। और महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की प्रख्यात कवित्री, स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महान महिला थी। दोस्तों, जब भी हमारे हिंदी साहित्य में किसी महिला का नाम लिया जाता है, तो उनमें महादेवी वर्मा का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि महादेवी वर्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हुई हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। हमारे हिंदी साहित्य को अपूर्ण समय देते हुए उन्होंने 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में अपना शरीर त्याग दिया था। दोस्तों, तो आशा है कि आपको हमारे द्वारा जानकारी जो दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमको आज्ञा दें। दोस्तों, आज यहीं पर हम अपने अध्याय को विराम देते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले अध्याय में नए विषय के साथ। दोस्तों, नमस्कार। हमारी वीडियो देखने के लिए